तमिलनाडु में तो देखिए कि डीएमके की कोशिश तो है कि वो बने रहें, लेकिन वहाँ बदलाव होता है, कितना होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय है। डीएमके है, एआईडीएमके और एनटीके भी है सीवन वाली, और फिर विजय का फैक्टर है। अब इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि विजय के पास कैडर नहीं है। ये एआईडीएमके और डीएमके की तरह ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी है, एक्सेप्टेंस है, और 51% से ज़्यादा जो महिला वोटर हैं वो हैं। क्या 100 साल से ऊपर की पूरी जो मतलब आज़ादी और उसके पहले का द्रविड़ आंदोलन वो सब मिला के मैं गिन रहा हूँ, उस द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे पाएंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो नहीं दे पाते हैं तो एक और नया फैक्टर आ गया, एक और नया चुनाव हो गया, और थलपति हैं वो, लेकिन वो क्या थलपति चुनाव, हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब बड़े बड़े फिल्म के कलाकार चुनाव लड़ते हैं तो कई बार वो सफल नहीं होते। लेकिन तमिलनाडु जगह ऐसी है कि वहाँ राजनेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं और वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे होते हैं साथ ही साथ। बड़ा अलग तासीर का राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चतुष्कोणीय है मुकाबला, और इस चतुष्कोणीय हो जाने में किस सीट पर किसके कितने वोट कटेंगे उसकी जो गहन पड़ताल अगर हम करें तो हम समझते हैं कि इस बार द्रविड़ राजनीति को चुनौती है, लेकिन आमूल परिवर्तन वाली नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर भी अपना दबदबा कायम कर दें तो इसके अगले चुनावों में द्रविड़ राजनीति के लिए एक बड़ी दस्तक हो जाएगी कि क्या द्रविड़ राजनीति का वो दौर खत्म हो रहा है, चाहे डीएमके आए चाहे एआईडीएमके आए, लेकिन द्रविड़ राजनीति चलती वही ने। भाई भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े राष्ट्रीय दल वहां पर एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहे, और उन्होंने जिन नेताओं को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में अपनाया वो भी द्रविड़ राजनीति की छत्रछाया में पले बड़े नेता रहे। तो वो लोग भी दरअसल द्रविड़ राजनीति को कभी, भाजपा ने अपने तय बहुत कोशिश की, कांग्रेस ने तो नहीं की, क्योंकि उसका काम चल जाता था, विचार मिल रहे हैं और शामिल रहे, और वहां के नेताओं के साथ उन्होंने उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। भाजपा ने इसको लड़के देख लिया, उनको समझ में आया कि इस किले को उस तरीके से नहीं भेजा जाता है। द्रविड़ राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जबकि वही तमिलनाडु ही वो राज्य है जहां 38 में से 37 जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामले में 37 जिलों को संवेदनशील माना गया है। ऐसे राज्य की राजनीति और उसके अंदर के जो छोटे छोटे पहलू हैं बहुत गंभीर और गहरे हैं, लेकिन हीरो वर्शिप वहाँ पर बहुत है। वो अचानक किसी भी हीरो को बिना उसके कैडर और उसके भी, तो इसलिए हो सकता है विजय का फैक्टर। अभी यहाँ बैठकर मैं नहीं, लेकिन जो तमिलनाडु पर हम कवरेज कर रहे हैं, अमर उजाला के प्रतिनिधि भी गए हैं, उनसे मिले इनपुट्स के आधार पर और जो कुछ भी छप रहा है वहाँ का, उसके आधार पर मैं इतना आकलन दे सकता हूँ। बंगाल के लिए मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया और आगे भी मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कमर कसी हुई है। लेकिन हम अपने पिछले हिस्से में बात कर रहे थे कि एसआईआर से वोटर ही कम हो गए इसलिए परसेंटेज पे, लेकिन मुझे आंकड़ा दिलचस्प मिला हमारी चुनाव डेस्क से तुरंत में। देखिए असम में 2021 में कुल 2.34 करोड़ वोटर थे और 2026 के चुनाव में वोटरों की संख्या 2.5 करोड़ हो गई है। मतलब जो 82 से 85% वो 2% बढ़ाए थे, उसमें हम मान रहे थे कि इसका फैक्टर, लेकिन इसका नहीं है। मतलब ओवरऑल वोटिंग ही बढ़ी है असम में, ये डेटा ये साबित करता है। पुडुचेरी में 2021 में कुल 1 करोड़ से ऊपर के वोटर थे और 2026 में ये कम हो गए, तो यहाँ 54,196 वोटर घट गए हैं। केरल में 2021 में कुल 2 करोड़ 75 लाख वोटर थे और 2026 में 2 करोड़ 71 लाख 42, मतलब 3,60,816 वोट यहाँ घट गए हैं, केरल में घटे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 में 7.34 करोड़ वोटर थे, 2026 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, यानी यहाँ 21 के मुकाबले 59 लाख वोटर घट गए हैं। तो अब हम ये आंकड़ा जब देखें कि 59 लाख वोटर घट गए हैं और अब हम बंगाल का चुनाव बचा हुआ उसकी बात ही कर रहे थे तमिलनाडु के साथ, तो एक दिलचस्प तथ्य है कि भाजपा और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर पिछली बार 60,62,000 का ही था। तो 60,62,000 का पिछली बार अंतर था वोटों का, और इस बार 60 लाख वोट घट गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। क्या ये पूरी रणनीति जो एसआईआर वाली थी, लेकिन जो मैं इसके पहले आपको इनपुट्स भी दे रहा था बंगाल वाले, हालांकि मैं उस हिस्से में उसको बोल गया कि वहां पर एसआईआर को लेकर तृणमूल कैडर लेवल पर, बूथ लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर बहुत सक्रिय रही है। ऊपर से आदेश जारी हुआ है कि ये इंश्योर किया जाए कि हमारे वोटरों के कागज पत्तर बिल्कुल बराबर हों, दुरुस्त हों, कागज पत्तर कम होने की वजह से उनका नाम नहीं कटे, और बल्कि हमको मालूम है कि कुछ पॉकेट्स में भाजपा के कमिटेड वोटर हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं, तो इंश्योर करो कि ये कागज बनाने आए तो इनके कागज नहीं बने, उनके वोट कटते हैं। तो देखिए कि रणनीति किस किस स्तर पर कैसे कैसे, और वो एक मैंने बताया है कि अगर कोशिश की चुनाव आयोग ने कि लोग भय से वोट देने नहीं जाते, दूर तक जाएंगे, लोग मारपीट देंगे, तो वहीं पोलिंग बूथ बनाने की जो कोशिश थी उसमें भी एक उन्होंने तरकीब लगाकर कोशिश की कि वैसा नहीं हो। तो अब ये देखना पड़ेगा। जो राकेश जी कह रहे थे चुनावी हिंसा वहाँ का एक बड़ा कड़वा सच है, उसका इससे भी साबित होता है कि बाद में आगजनी हुई है उन वोटर इलाकों में जहाँ पर विपक्ष को अगर उनके
विरोध में ममता बनर्जी के, तो वहाँ पर मारपीट हुई, आगजनी हुई, बहुत हुआ। और इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि सीएपीएफ जो है वो अगले 3 महीने रहेगी। उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हटाने के लिए ही कहा गया है कि सीएपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव खत्म होते ही जो 1 हफ्ते में वापस आ जाती थी, वो अगले 3 महीने उनको रखा जाएगा। तो ये भी उसी भय को कम करने की दिशा में एक कदम है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन कोई तुम्हारे घर में, और 3 महीने, मान लो आपने किसी दूसरे पक्ष को जिता दिया और 3 महीने तक वहां सेना बनी रहेगी, ये सीएपीएफ के सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के लोग बने रहेंगे, ऐसा घोषित कर दिया, तो इससे शायद उस भय से उबारने में लोगों को, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर क्या होगा ये तो 4 को पता लगेगा, लेकिन ये फैक्टर्स है जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।